मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके जीएस पेपर 4 नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड खंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली जिसे हम अंतरात्मा की आवाज़, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस के नाम से जानते हैं। जब आप इस खंड को, नीति शास्त्र वाले खंड को तैयार कर रहे होते हैं, उस समय बार बार अंतरात्मा की आवाज़, आमतौर पे जब हम किसी नैतिक दुविधा में होते हैं तो उस नैतिक दुविधा में, नैतिक निर्णय लेने के क्रम में अंतरात्मा की आवाज़ का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसी दशा में यह एक सिविल सेवक के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, साथ ही साथ आम जन के लिए भी अंतरात्मा की आवाज़ का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए इस विषय पर विस्तृत चर्चा करते हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ क्या है और नैतिक न्याय निर्णयन में अंतरात्मा की आवाज़ की भूमिका क्या है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा से कि क्या है अंतरात्मा की आवाज़। तो देखिए, आंतरिक नैतिक चेतना, यानी कि अंतरात्मा की आवाज़ क्या है? हमारी आंतरिक नैतिक चेतना। हमारे जीवन में अनेकों बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसमें हमें सही और गलत के बीच में विभेद करना होता है, जहां हमें नैतिक और अनैतिक कार्य के बीच में विभेद करना होता है। ऐसी दशा में जब निर्णय लेना अत्यंत ही कठिन हो जाता है, आमतौर पे अनेक ऐसे बाह्य कारक हैं जो हमें नैतिक न्याय निर्णयन में हमारी मदद करते हैं, जैसे रूल्स, नियम, विधि या कानून। इसके अलावा जो सामाजिक मापदंड हैं, इसके अलावा विभिन्न धर्मों की जो धार्मिक व्याख्याएं हैं और धर्म के आधार पर जो भी नैतिकता के प्रतिमान स्थापित हैं, ये सभी बाह्य कारक हमारे लिए नैतिक न्याय निर्णयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लेकिन अंतरात्मा की आवाज इन बाह्य कारकों से अलग है। कई बार ऐसा होता है कि ये बाह्य कारक अत्यंत ही अस्पष्ट होते हैं और ये बाह्य कारक हमारे नैतिकता के या नीतिगत मूल्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसी दशा में नैतिक न्याय निर्णयन अत्यंत ही कठिन हो जाता है और ऐसी दिशा में हमारी जो आंतरिक नैतिक चेतना है वो हमें राह दिखाती है। उसके आधार पर हम नैतिक निर्णय ले पाते हैं और इसी आंतरिक नैतिक चेतना को हम अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं। इसका मतलब अत्यंत ही सरल है, और ये सरल मतलब क्या है कि एक नैतिक जिम्मेदारी की आंतरिक अनुभूति, वो आंतरिक अनुभूति हमें क्या करती है? निर्देशित करती है कि हम सही निर्णय ले पाए। तो अंतरात्मा की आवाज की सामान्य परिभाषा यही है। अब हम कुछ और विषयों को देखते हैं, लेकिन विषय पर जाने से पहले देखिए, जब भी आप परिभाषा, किसी भी शब्द की परिभाषा को लिख रहे हो या गढ़ रहे हो, तो अगर आप उस संकल्पना को ठीक ढंग से समझते हैं, उसकी विशेषताओं को ठीक ढंग से समझते हैं, तो आप उन्हीं विचारों को मिलाकर उसकी परिभाषा को खुद अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ये छूट हमारे पास होती है और मुझे लगता है कि परिभाषा को रटने की बजाय समझने के बाद उसके जो विभिन्न कारक हैं उनको मिश्रित करके परिभाषा को गढ़ देना सबसे अच्छा विकल्प होता है। लेकिन यहाँ पर एक सरल परिभाषा ये हो सकती है कि अंतरात्मा की आवाज़, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस क्या है? तो हम कह सकते हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ वह आंतरिक नैतिक जिम्मेदारी की अनुभूति है जो किसी भी व्यक्ति को सही कार्य, नैतिक रूप से सही कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गया कि नैतिक रूप से सही कार्य करना और अनैतिक कार्यों से दूरी बनाना या अनैतिक कार्यों को त्याग देना, इस काम में जो हमें गाइड करता है, इंटरनली जो हमें गाइड करता है, आंतरिक रूप से जो हमें गाइड या निर्देशित करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अंतरात्मा की आवाज। आइए अब हम अंतरात्मा की आवाज की विशेषताओं को समझते हैं, क्योंकि जब हम विशेषताओं को समझ लेंगे तो हमारे लिए यह पहचानना, आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा कि अंतरात्मा की आवाज क्या है। तो इसकी विशेषताएं, मूलभूत विशेषताओं में पहली बात तो यह है कि जो अंतरात्मा की आवाज है, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, ये आंतरिक होती है। अभी मैंने आपको बताया बाह्य कारक क्या है, जैसे नैतिक निर्णय लेने में विधि या नियमों की भूमिका। जैसे अगर आप प्रशासक हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, प्रशासनिक नीति शास्त्र पढ़ेंगे।
साथ ही साथ एक सिविल सेवक के लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इसको आप पढ़ेंगे। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप मेडिकल एथिक्स के बारे में जानेंगे। तो ये सब बाह्य कारक है जो हमें निर्देशित करते हैं कि सही और गलत क्या है, मोरल और इमोरल एक्शन क्या है। लेकिन जब हम वॉइस ऑफ कॉन्शियंस की बात करते हैं तो ये कोई बाह्य कारक नहीं है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये कोडिफाइड नहीं है, बल्कि यह क्या है, पूरी तरह से आंतरिक है। और ये क्या करती है, हमारा नैतिक मार्गदर्शन करती है, यानी कि सही और गलत के बीच अंतर बताती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अंतरात्मा की आवाज स्वतंत्र भी होती है। स्वतंत्र होने का मतलब क्या है कि अंतरात्मा की आवाज इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा है, कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है या नहीं लगा है, कोई ऑब्जर्वर, कोई पर्यवेक्षक बाहर है या नहीं, इस बात पे निर्भर नहीं करती। आमतौर पे आप देखिएगा कि सार्वजनिक जीवन में अनेकों बार आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे उनको लगता है कि ऑब्जर्व किया जा रहा है, जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जहाँ पे हजारों की भीड़ जमा है, वहाँ लोग नैतिक व्यवहार करते हैं, कई बार नैतिक व्यवहार का दिखावा करते हैं। लेकिन जब वो ऐसे इन्वायरमेंट में होते हैं, ऐसे माहौल में होते हैं जहाँ कोई उन्हें देख नहीं रहा है, तो चोरी छुपके वो नैतिक कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि अंतरात्मा की आवाज आपको गाइड करती है, आपको मार्गदर्शित करती है और आपको बताती है कि कोई देख रहा हो या कोई नहीं देख रहा हो, आपको अंतरात्मा की आवाज के अनुसार सही कार्य करना है। जैसे सड़क पे एक बटुआ गिरा हुआ है, वॉलेट गिरा हुआ है जिसमें ढेर सारे पैसे हैं और वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कोई भी अतिरिक्त व्यक्ति नहीं है। आपको वो गिरा हुआ बटुआ मिलता है, पर्स मिलता है, आप उस पैसे को रख सकते हैं क्योंकि कोई नहीं देख रहा है। लेकिन उसी समय अंदर से एक आवाज आती है जो आंतरिक नैतिक चेतना है और वो ये कहती है कि इस बटुए को रख लेना चोरी के समान है, क्योंकि इस बटुए में, इस वॉलेट के मालिक का आइडेंटिटी कार्ड है, उसका मोबाइल नंबर है। तो तुम्हें इस बटुए को, उस बटुए के मालिक को या वॉलेट के मालिक को वापस कर देना चाहिए। तो ये एक आंतरिक चेतना आपको निर्देशित करती है कि कोई भी नहीं देख रहा है, फिर भी इस वस्तु पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए मुझे इसको वापस करना है। इसका जो राइटफुल ऑनर है उसे हमें क्या करना है, इसे वापस कर देना है। तो हमने क्या देखा कि जो अंतरात्मा की आवाज या वॉइस ऑफ कॉन्शियंस है, ये बिल्कुल स्वतंत्र और निरपेक्ष रूप से काम करती है और ये हमें सही कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसके अतिरिक्त इसकी सार्वभौमिक उपस्थिति भी है। अब सार्वभौमिक उपस्थिति का अर्थ क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है कि जो अंतरात्मा की आवाज है, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस या अंतरात्मा की आवाज है, यह इस धरती पर मौजूद सभी व्यक्तियों या सभी पर्सन्स में होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर ये नैतिक आंतरिक अनुभूति, इनर मोरल सेंस नहीं है। यानी अंतरात्मा की आवाज हम सब में है, इसकी सार्वभौमिक उपस्थिति है। लेकिन यहां भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतरात्मा की आवाज की सार्वभौमिक उपस्थिति होने के बावजूद अंतरात्मा का की जो आवाज है, इसकी जो डिग्री है, ये अलग अलग पर्सन्स में वैरी करती है। ये सब में एक जैसी नहीं होती, सबके अंतरात्मा की आवाज एक जैसी नहीं होती है। हमारे जीवन में तमाम ऐसे लोग हैं, कुछ नैतिक रूप से, कुछ अधिक नैतिक जिम्मेदारी को ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। बहुत ईमानदार लोग भी हैं और बहुत बेईमान किस्म के लोग भी हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में मिलते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? मैंने कहा सभी लोगों का व्यक्तित्व एक जैसा नहीं है। सभी लोगों के अंतर अंतरात्मा की तो आवाज़ तो है, लेकिन इस अंतरात्मा की आवाज़ किसी में निम्न भी हो सकती है, किसी में अत्यंत ही उच्च हो सकती है। कोई व्यक्ति नैतिकता के मापदंड पे, है ना, बहुत ही खरा उतरता है, कोई व्यक्ति नैतिकता के मापदंड पे बहुत ही वर्स्ट या बुरा होता है। तो ये बात हमें याद रखना है कि जो नैतिकता अंतरात्मा की आवाज़ है, इसकी सार्वभौमिक उपस्थिति है, ये सब में पाया जाता है। लेकिन सब में पाए जाने के बावजूद भी इसकी मात्रा अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। और जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ये है कि अंतरात्मा की आवाज़ क्या है? भावनात्मक है। भावनात्मक होने का मतलब क्या है?
भावनात्मक होने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार काम करते हैं और आपने कोई नैतिक रूप से सही काम किया, किसी गरीब, दुखियारे, शोषित या वंचित व्यक्ति की आपने व्यक्तिगत स्तर पर सहायता की, तो उस सहायता से आपको आनंद की अनुभूति होगी। अब सवाल ये उठता है कि किसी गरीब, वंचित, बेसहारा और शोषित व्यक्ति की को मदद करने का विचार आपकी आंतरिक नैतिक प्रेरणा से आया, आपने व्यक्तिगत स्तर पर उसकी मदद की और उसकी मदद करने के बाद आपको एक संतोष का अनुभव हो रहा है। तो यहाँ पर हम इस बात को स्थापित कर पा रहे हैं कि जो अंतरात्मा की आवाज है, उससे आपके मन में संतोष का अनुभव हो रहा है। तो इससे क्या हम देख रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज भावनात्मक भी है। कई बार हम कोई अनैतिक कार्य कर बैठते हैं, जैसे हमारी जो आंतरिक अनुभूति है हमें किसी कार्य को करने से रोकती है। वो बार बार बताती है कि जो कार्य आप करने जा रहे हैं वो अनैतिक है। सॉरी। लेकिन इसके बावजूद भी आप उस अनैतिक कार्य को कर जाते हैं। लेकिन उस अनैतिक कार्य को करने के बाद आपको पश्चाताप होता है, पछतावा होता है, आपके दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो आप देखिए कि अंतरात्मा की आवाज जो है, उसने वो कार्य को अनैतिक बताया था, उस कार्य को करने से रोका था, फिर भी आपने अंतरात्मा की आवाज की अनदेखी की और उस अनैतिक कार्य को किया। इसका परिणाम क्या हुआ? अंततः इसका परिणाम ये हुआ कि आप पश्चाताप की भावना के शिकार हो गए। तो हमने देखा कि अंतरात्मा की आवाज एक प्रकार से भावनात्मक भी है, साथ ही अंतरात्मा की आवाज बौद्धिक भी है। बौद्धिक कहने का मतलब क्या है कि जो अंतरात्मा की आवाज है, इसमें रीजनिंग और रेशनल एनालिसिस, तार्किक विश्लेषण, और साथ ही साथ सही क्या है, गलत क्या है, इसको तय करने के लिए, है ना, हम कहीं ना कहीं बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यह अंतरात्मा की आवाज एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी फॉलो करती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी फॉलो करती है। यानी अंतरात्मा की आवाज अगर यह निर्देशित करती है कि अमुक कार्य नैतिक रूप से सही है या अमुक कार्य नैतिक रूप से गलत है, तो क्यों सही है और क्यों गलत है, इसका भी एक चरणबद्ध ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, यह कि ये कोई इंस्टेंट या स्पॉन्टेनियस होने वाली घटना नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए अगर कोई आपसे ये पूछे, जैसे एक शब्द होता है इंट्यूशन, जिसको हम अंतर्ज्ञान कहते हैं, दूसरी तरफ वॉइस ऑफ कॉन्शियस है, जिसको हम अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक सिविल सर्वेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा? वॉइस ऑफ कॉन्शियस। इंट्यूशन भी महत्वपूर्ण है, बट वॉइस ऑफ कॉन्शियस ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंट्यूशन या अंतर ज्ञान की तुलना में वॉइस ऑफ कॉन्शियस, अंतरात्मा की आवाज, अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? इसका सीधा सा कारण है ये कि यह क्या है? बौद्धिक भी है। इसमें रेशनल एनालिसिस, तार्किक विश्लेषण और रीजनिंग जैसे तत्व भी सम्मिलित होते हैं। लेकिन अब इन दोनों शब्दों के बीच में अंतर को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आमतौर पे हम इन दोनों को एक ही जैसा मान बैठते हैं कि इंट्यूशन, कॉन्शियस। बोलचाल में आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि लोग इन दोनों शब्दों को समानार्थी के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में तकनीकी अंतर है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इन दोनों के बीच में तकनीकी अंतर क्या है। अंतर्ज्ञान, जिसको हम इंट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, और अंतरात्मा की आवाज, जिसको हम वॉइस ऑफ कॉन्शियस के नाम से भी जानते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? तो सबसे पहला अंतर क्या है कि अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन का अर्थ है बिना तर्क के तत्काल समझ। मैंने बताया था ये बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है कि ये बिना तर्क, यानी कि यहाँ पे कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, चरणबद्ध प्रक्रिया इन्वॉल्व या सम्मिलित नहीं होती है। यहाँ पे रेशनल एनालिसिस, तार्किक विश्लेषण जैसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे रीजनिंग जैसा भी कुछ नहीं होता है। ये क्या है? तत्काल समझ। इसका मतलब क्या है? यह स्पॉन्टेनियस है, जिसको आप गट फीलिंग या इनर फीलिंग भी कहते हो। जैसे एक उदाहरण है इसका, आगे मैं चर्चा करूंगा, कि आप अगर किसी रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते से जाते हुए अचानक आप ये सेंस कर जाते हैं
कि ये रास्ता मेरे लिए सेफ नहीं है, आगे खतरा हो सकता है। हालांकि उस रास्ते पे खतरे का कोई भी प्रमाण नहीं है, कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, रास्ता एकदम क्लियर है, साफ है, लेकिन आपको अंदर से एक अनुभूति होती है कि नहीं, इस रास्ते पे खतरा है, और अचानक आप रास्ता बदल लेते हैं। तो बताइए, क्या आपको रास्ते पे खतरे का कोई संकेत दिखा? नहीं दिखा, लेकिन आपको एक आंतरिक अनुभूति हुई जो स्पॉन्टेनियस होती है। चलते चलते आप अचानक रुक जाते हैं और अचानक आप रास्ता बदल लेते हैं, है ना? तो ऐसी सिचुएशन में जो ये भाव आपके अंदर उत्पन्न हुआ, ये कैसे हुआ? ये अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन की वजह से हुआ, जिसमें रेशनल एनालिसिस नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब हम कॉन्शियंस या अंतरात्मा की बात करते हैं, तो यहाँ पे आंतरिक, यानी कि देखो, अंतर्ज्ञान भी इंटरनल है, आंतरिक है, अंदर से भाव उत्पन्न हो रहा है, बाह्य कारक नहीं है। अंतरात्मा की आवाज, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, ये भी इंटरनल है, आंतरिक है, बाहर से ये उत्पन्न नहीं हो रहा है। लेकिन अंतरात्मा की आवाज क्या करती है? नैतिक जिम्मेदारी की आंतरिक अनुभूति है। यानी कि नैतिक जिम्मेदारी की आंतरिक अनुभूति, यानी नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी की बात कर रही है अंतरात्मा की आवाज। यानी कि यहाँ पर चरणबद्ध प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी इन्वॉल्व है। अगर कोई चीज़ नैतिक रूप से सही है या नैतिक रूप से गलत है, तो वो सही क्यों है और गलत क्यों है, इसका तार्किक विश्लेषण भी संभव है। साथ ही साथ इसमें रीजनिंग का एलिमेंट भी है। तो दोनों में डिफरेंस है। तो इसीलिए मैंने कहा इन दोनों में ज़्यादा महत्वपूर्ण हम किसको मानेंगे? अंतरात्मा की आवाज़ को। तो एक कारण, एक अंतर आप समझ गए। दूसरा अंतर क्या है कि जब हम अंतरात्मा की आवाज़, अंतर्ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है? स्पॉन्टेनियस है, सहज है, इंस्टेंट है, अवचेतन, यानी सबकॉन्शियस स्टेज में है, सबकॉन्शियस है, और साथ ही साथ ये भावनात्मक भी होता है। ये तीनों इसकी विशेषताएं हैं। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द मैंने नहीं शामिल किया है, नैतिक या मोरल। लेकिन जैसे ही हम अंतरात्मा, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे नैतिक शब्द सम्मिलित हो जाता है। यहाँ पे मूल्य आधारित जैसी चीजें सम्मिलित हो जाती हैं, है ना? यानी कि हम अंतरात्मा की आवाज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, मोरल एजुकेशन से, नैतिक शिक्षा से, है ना, योग से, मेडिटेशन से हम अंतरात्मा की आवाज को और भी मजबूत बना सकते हैं, है ना? तो ये एक सबसे बड़ा अंतर है। चलिए और भी देखते हैं कुछ बिंदुओं को। तो मैंने कहा इंट्यूशन, आमतौर पे आप एक वर्ड यूज करते हैं गट फीलिंग। जैसे आप प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं, आपके सामने एक प्रश्न है, उस प्रश्न की ठीक ठाक व्याख्या आपको नहीं पता है, बहुत एक्यूरेट नॉलेज नहीं है उस प्रश्न के बारे में, लेकिन फिर भी आपको एक इनर सेंस ये आता है कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो विकल्प बी होगा। तो ये सेंस आपको कैसे है, जिसको आप स्मार्ट गेस कहते हो, तो ये सेंस आपको कैसे आया कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी ही होगा? तो देखो, ये इंट्यूशन, अनुभव या भावना है जो अंदर से आई, ये गट फीलिंग है, और इस कॉन्फिडेंस के बेसिस पे आपने ऑप्शन बी टिक किया, और आप देखेंगे कि कई बार ऑप्शन बी सही भी निकल आता है, जो आपका इंट्यूशन है। ठीक है, तो देखो, ये इंट्यूशन भी अचानक नहीं पैदा हो जाता है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे एक्सपीरियंसेस से ही पैदा होता है। अगर आपने देखो उस सब्जेक्ट का डिटेल्ड स्टडी किया है ना, और अगर वो प्रश्न आपके सामने आता है, तो वो स्मार्ट फीलिंग, स्मार्ट सेंस जो है, जो आपने स्मार्ट गेस किया, ठीक है, वो कुछ ना कुछ, है ना, उसमें इनडायरेक्टली चीज़ें जुड़ी हुई हैं। लेकिन जब हम कॉन्शियंस की बात करते हैं, तो कॉन्शियंस में हम क्या कहते हैं कि भाई यहाँ पे नैतिक वाला पार्ट इंक्लूडेड है, और साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी शामिल है। तो इंट्यूशन का मतलब आप समझ, जैसे इंट्यूशन, किसी से आप मिलते हैं और मिलते ही उस आदमी का नाम नहीं पता आपको, उस आदमी का घर नहीं पता, उस आदमी का व्यवसाय क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, आपको नहीं पता, लेकिन मिलते ही आपको एक सहज भावना हो जाती है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा आदमी है। कैसे हुई ये सहज भावना? यही क्या है? इंट्यूशन। आपको गट फीलिंग होती है, ठीक है, फिर आप उस व्यक्ति के को अपना दोस्त बना लेते हो। किसी से मिलने के बाद, मिलते ही आप सेंस करते हो कि दिस पर्सन इज नॉट गुड। तो मेनी टाइम्स दीज इंट्यूशंस आर आल्सो ट्रू। और ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि कई बार प्रशासनिक न्याय निर्णय में एक प्रशासक के लिए
इन दोनों ही चीज़ों का महत्व हो जाता है, अंतर्ज्ञान का भी और अंतरात्मा का भी। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है निर्णय लेने के क्रम में। तो अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन जो है, इसमें निर्णय का जो नेचर होगा वो क्या होगा? त्वरित निर्णय। जैसे आप रास्ते पे जा रहे हो और अचानक आपने रास्ता बदल लिया, ये निर्णय क्या हुआ? त्वरित निर्णय। कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया और आपकी जो इनर सेंस है, गट सेंस फीलिंग जो है, वो ये कहती है आदमी अच्छा बुरा अच्छा नहीं है। फिर आपने मीटिंग कैंसिल कर दी मिलने से पहले, कि जैसे आपने किसी से फ़ोन पे बात किया, ठीक है, 2 मिनट की बातचीत थी, अगले दिन आपका अपॉइंटमेंट था उस आदमी से मिलने का, बट उस 2 मिनट की बातचीत में आपको कुछ सेंस आया कि दिस पर्सन इज नॉट गुड, है ना? और और उस सेंस के बिहाफ पे आपने वो मीटिंग अगले दिन की कैंसिल कर दी। ये क्या है? इंट्यूशन, यानी त्वरित निर्णय आपने लिया। अंतरात्मा में क्या होता है? यहाँ पे वो त्वरित नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे एक मार्गदर्शन इन्वॉल्व होता है। जैसे मान लो कि आप एक अधिकारी हो और आपको कोई घूस ऑफर कर रहा है, ब्राइब ऑफर कर रहा है किसी मतलब करप्ट प्रैक्टिस के लिए, गलत काम के लिए, और आपको वो ब्राइब या घूस लेने के लिए ऊपर से दबाव भी बनाया जा रहा है, लेकिन अंततः उस दबाव के सामने आप झुकते नहीं हैं और वो पैसा लेने से मना कर देते हैं। तो आपने क्यों मना किया? क्योंकि एक तो रूल बेस्ड एथिक्स है जो बता रहा है कि से नो टू करप्शन, और इसके साथ ही साथ आपके इनर मोरल सेंस ने भी आपको गाइड किया कि ये ठीक नहीं है, हमें करप्शन नहीं करना है। तो दोनों में एक डिफरेंस है। अगली बात क्या है कि जो अंतर्ज्ञान है, उदाहरण मैं बता चुका हूँ कि बिना किसी कारण के अचानक आपने रास्ता बदल दिया, आपको ये लगा कि रास्ते में खतरा है और खतरे का कोई प्रमाण वहाँ उपलब्ध नहीं था, बट फिर भी आपने वो रास्ता बदल के दूसरा रास्ता चुन लिया। ये इंट्यूशन का एग्जाम्पल है। और रिश्वत ना लेना, क्योंकि रिश्वत लेना गलत है, हो सकता है आपको रिश्वत ऑफर हो रहा हो, आपको पूरे महीने भर लग गए इस डिलेमा में गुजरते हुए कि इस काम के लिए मुझे रिश्वत लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और अंततः आपने देखा कि भाई रिश्वत लेना सही नहीं है। आपको महीने दिन बाद आपने ये निर्णय लिया, काफ़ी सोचने विचारने के बाद, है ना? दिमाग में काफ़ी आपके एक घमासान चला, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध हुआ, तब आपने डिसीजन लिया कि नहीं लेना है, ठीक है? तो अंत में हम यही कहेंगे कि जो एथिक्स है और मोरालिटी, जो वैल्यू है, जो रूल बेस्ड एथिक्स है, उसने भी एक रोल प्ले किया और अंदर से आंतरिक आवाज आई, आंतरिक चेतना की अनुभूति हुई और आपने करप्शन को ना बोला, नो टू करप्शन। तो इस ये चीज़ जो है, इसीलिए इसको हम लॉजिकल कहते हैं, या लॉजिकल एनालिसिस या रीजनिंग की कैटेगरी में भी रखते हैं। तो इंट्यूशन इमोशनल इंटेलिजेंस से भी जुड़ जाता है ना? इंट्यूशन हमारी प्रवृत्ति से भी जुड़ जाती है, वहीं अंतरात्मा, इसका कांट, गीता, गांधीवाद और भगवत गीता, तमाम ऐसी जगह से हम इसको रिलेट करके देख सकते हैं, जो मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अंतर्ज्ञान क्या है? भ्रमित या पक्षपाती हो सकता है। क्यों मैं कह रहा हूं अंतर्ज्ञान इंट्यूशन भ्रमित या पक्षपाती हो सकता है? हो सकता है कि आपने जो रास्ता बदला हो, कि सामने खतरा है, ऐसा आपको इंट्यूशन हुआ और आपने रास्ता चेंज किया, सामने कोई खतरा ना हो, आप बेवजह डर रहे हो, तो ये क्या हो गया? भ्रमित हो गया। कई बार अंतर्ज्ञान इंट्यूशन बायस्ड भी हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति से आप मिले भी नहीं, आपने 2 मिनट बात किया और आपको लगा कि यार ये आदमी सही नहीं है ना? तो आपने ये जो डिसीजन ले लिया इंट्यूशन के बेसिस पे, हो सकता है उस व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं हो, वो व्यक्ति बहुत ही ईमानदार हो, बट वो ही इज़ नॉट स्मार्ट इन टॉकिंग, बातचीत करने में वो इतना स्मार्ट नहीं है। तो 2 मिनट की बातचीत में आपको लगा कि यार ये आदमी ही बुरा है ना? तो देखो, कई बार इंट्यूशन जो होता है यह भ्रमित भी हो सकता है या पक्षपाती भी हो सकता है। वहीं जब वॉइस ऑफ कॉन्सेंस या अंतरात्मा की आवाज़ की जब हम बात करते हैं, तो नैतिक संकट के समय, है ना, संघर्ष कर सकता है, क्योंकि ये जो मैंने कहा ना कि एक कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन में बार बार हमें कोई निर्णय लेना चाहिए, कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, इस चीज़ का बार बार कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है और उसमें वॉइस ऑफ कॉन्सेंस हमें गाइड करती है। नाउ, इसके बाद देखिए कि अंतरात्मा की जो आवाज़ है, वॉइस ऑफ कॉन्सेंस, ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? क्या ये केवल सिविल सर्वेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, या अंतरात्मा की आवाज़, वॉइस ऑफ कॉन्सेंस, हम सभी के लिए ज़रूरी है? तो देखो, अगर आप आपकी पर्सनल लाइफ या निजी जीवन या व्यक्तिगत जीवन हो या सार्वजनिक जीवन हो, अंतरात्मा का आवाज़ जो है सबके लिए ज़रूरी है। निजी जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, हर जगह अंतरात्मा की आवाज़ का अपना एक महत्व है।
कैसे महत्व है? तो जो पहला बिंदु है वो क्या है? परम नैतिक मार्गदर्शन। इसका मतलब क्या है? तो नागरिक सेवाओं में, यानी कि सिविल सर्वेंट्स के लिए, चूंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, इसीलिए इस डायमेंशन को देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो सिविल सर्वेंट्स के लिए अंतरात्मा या वॉइस ऑफ कॉन्सेंस का क्या महत्व है? तो पहला क्या है? परम नैतिक मार्गदर्शन। यहाँ पे परम शब्द क्यों लिखा गया है? मान लेते हैं कि कोई नैतिक संघर्ष या दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई, ठीक है। एक तरफ कानून है, लॉ है, और दूसरी तरफ मोरालिटी है, नैतिकता है, और इन दोनों के बीच संघर्ष या एथिकल डिलेमा, नैतिक द्वंद्व की स्थिति पैदा हो गई। तो फिर आप निर्णय कैसे लेंगे? तो ऐसी दशा में हम निर्णय किसके आधार पर लेंगे? अपनी वॉइस ऑफ कॉन्शियंस के आधार पर लेंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो वॉइस ऑफ कॉन्शियंस क्या हो गया? परम नैतिक मार्गदर्शन हो गया, कि जहां इस तरह का डिलेमा या संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, वहां पर हमें वॉइस ऑफ कॉन्शियंस या अंतरात्मा की आवाज निर्णय लेने का साहस प्रदान करती है, और साथ ही साथ सही निर्णय लेने की दिशा में हमें गाइड भी करती है, मार्गदर्शित भी करती है। दूसरा बिंदु क्या है? भ्रष्टाचार और अनुचित आदेशों से प्रतिरोध। इसको साधारण तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप एक सरकारी सेवक हैं, सरकारी अधिकारी हैं, और ऊपर से राजनीतिक दबाव है। आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो भी मतलब वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो आपको कोई नैतिक रूप से गलत काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, करप्शन करने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में फिर संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा कि अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगा तो मेरे करियर में आगे संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि हमारे सीनियर ऑफिसर्स, वरिष्ठतम अधिकारियों ने इस बात का हमें आदेश दिया है, उनके आदेश का हमें पालन करना है। ये वरिष्ठतम अधिकारी पॉलिटिकली कनेक्टेड है ना? और ऐसी दशा में अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगा तो भविष्य में मेरे प्रमोशन में या मेरी नौकरी के समक्ष भी संकट खड़ा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में फिर से क्या हो गया? एक नैतिक दुविधा की स्थिति पैदा हो गई। और ऐसी नैतिक दुविधा की स्थिति में जो वॉइस ऑफ कॉन्शियंस है, अंतरात्मा की आवाज है, ये क्या करती है? हमें इस किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या अनुचित आदेशों से प्रतिरोध करने के लिए, है ना, साहस प्रदान करती है और हमें दिशा प्रदान करती है। यानी ऐसे संघर्ष की स्थिति में अगर आप अपने अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे तो आपकी अंतरात्मा की आवाज अंततः ये कहेगी कि आपको ऐसे अनुचित आदेशों को नहीं मानना चाहिए और भ्रष्टाचार में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। तो आप ये बताइए कि अगर एक सिविल सेवक के रूप में आप किसी भी अनुचित आदेश को मानने से इनकार करते हैं और आप भ्रष्टाचार को सीधे तौर पे नकार देते हैं, ऐसी स्थिति में एक सिविल सेवक के रूप में आपकी विश्वसनीयता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ सरकारी संस्थानों की भी विश्वसनीयता बढ़ेगी, सरकार के प्रति लोगों में विश्वास और सम्मान पैदा होगा, सरकारी संस्थाओं के प्रति लोगों में विश्वास और सम्मान पैदा होगा, और अंततः हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के प्रति भी लोगों में विश्वास और सम्मान पैदा होगा। तो अंततः आप क्या कह सकते हैं कि अगर हम अपने वॉइस ऑफ कॉन्शियंस या अंतरात्मा की आवाज को सुनते हैं तो इससे जन विश्वास को भी मजबूती मिलती है। और सबसे बड़ी बात मैंने बताया कि अनेकों बार जब आपके सामने नैतिक दुविधा होगा तो यह नैतिक दुविधा में क्या करेगा? नैतिक दुविधा में हमें मूल्य आधारित निर्णय लेने में वॉइस ऑफ कॉन्शियंस या अंतरात्मा की आवाज मदद करती है। जैसे एक उदाहरण मैंने दिया था कि लॉ या विधि और मोरालिटी या नैतिकता, यानी कि विधि और नैतिकता के बीच जब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई तो आप निर्णय वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, अंतरात्मा की आवाज पे लेंगे। ठीक इसी तरह से अगर लॉयल्टी और लीगैलिटी, है ना, वफादारी और वैधानिकता, इन दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई तो ऐसी दशा में आप निर्णय कैसे लेंगे? तो ऐसी दशा में भी आप निर्णय कैसे लेंगे? अंतरात्मा की आवाज के आधार पर लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हाँ ठीक है, सिविल सेवकों के लिए अंतरात्मा की आवाज या वॉइस ऑफ कॉन्शियंस का महत्व है प्रशासनिक निर्णय लेने में, नैतिक दुविधा से बाहर आने के क्रम में, लेकिन क्या इसका महत्व सभी के लिए है? तो इसका उत्तर है हाँ, इसका महत्व सभी के लिए है। क्योंकि एक
सभ्य समाज के नागरिक के रूप में अगर हम सभी व्यक्ति ईमानदारी, सहानुभूति और आत्म अनुशासन जैसे गुणों से प्रेरित होकर काम करेंगे और हम हमेशा अनैतिक कार्यों को ना बोलेंगे, तो ऐसी दशा में हमारा एक बेहतर चरित्र, बेहतर कैरेक्टर का निर्माण होगा। सभी नागरिक चारित्रिक रूप से आप कह सकते हैं कि सर्वोपरि होंगे। अगर सभी लोग नैतिक कार्य करेंगे तो इससे क्या होगा, इंडिविजुअल का कैरेक्टर, व्यक्ति का चरित्र निर्मित होगा और यही व्यक्ति का चरित्र अंततः हमारे समाज के चरित्र को निर्मित करेगा और जिसको आप सोशल कैरेक्टर कहते हैं। और व्यक्ति और समाज का चरित्र अगर नैतिक होगा तो यही चरित्र राष्ट्र का भी होता है, ये राष्ट्र का चरित्र भी निर्मित करेगा। तो देखो, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस या अंतरात्मा की आवाज केवल चरित्र निर्माण से ही न जुड़कर हमारे राष्ट्र निर्माण से भी जुड़ जाती है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम अपने वॉइस ऑफ कॉन्शियंस के अनुसार काम करते हैं तो अंततः सामाजिक समरसता बढ़ेगी। कैसे सामाजिक समरसता बढ़ेगी, इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। सामाजिक समरसता बढ़ने का मतलब ये है कि जैसे एक नागरिक के रूप में अगर आप अपनी अंतरात्मा के आवाज के रूप में नैतिक कार्य कर रहे हैं तो आप किसी के साथ चीटिंग या धोखा नहीं करेंगे, किसी के साथ हिंसा नहीं करेंगे। कहीं पे अगर इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो न तो आप उस अन्याय में सम्मिलित होंगे, नहीं आप उस अन्याय को बढ़ावा देंगे। और कहीं पे भी किसी भी प्रकार का शोषण और भेदभाव हो रहा है तो आप उस शोषण और भेदभाव को रोकने की कोशिश करेंगे। और अगर सभी नागरिक इसी प्रकार अंतरात्मा की आवाज के अनुसार काम करने लगे तो समाज में एक दूसरे के प्रति विश्वास मजबूत होगा और अंततः सामाजिक संघर्ष की स्थिति समाप्त होगी और सामाजिक समरसता बढ़ेगी। लोग एक दूसरे को सम्मान से देखेंगे, एक धर्म के व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को सम्मान से देखेगा। सामाजिक कटुता, धार्मिक वैमनस्यता, ये सब धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है, आंतरिक शांति, जो सबसे महत्वपूर्ण है। यानी देखो, अगर आप अनैतिक कार्य करते हैं, गलत कार्य करते हैं, अपराध करते हैं, क्राइम करते हैं, चीटिंग करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, तो देखो आपकी अंतरात्मा की आवाज ये बात बताती है कि आपने अगर किसी की हत्या की तो ये गलत है, किसी के साथ चीटिंग की तो ये गलत है, किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड किया, वित्तीय धोखाधड़ी किया तो ये गलत है। तो देखो, अंतरात्मा की आवाज ये मैसेज, ये सिग्नल आपको देगी कि आपने किसी के साथ गलत किया। और ऐसी सिग्नलिंग क्या करेगी, ऐसी सिग्नलिंग एक बार गलत काम करने के बाद बार बार आपके दिमाग में ये सिग्नल्स आते रहेंगे और जब ये सिग्नल्स बार बार रिपीटेड होंगे तो आपको धीरे धीरे गिल्ट, अपराध बोध या प्रायश्चित का भाव आपके मन में पैदा होगा। अच्छा, जब अपराध बोध आपके मन में पैदा होगा तो इससे मानसिक तनाव होगा, मनोवैज्ञानिक समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि अपने अंतरात्मा की आवाज के अनुसार हम नैतिक रूप से सही कार्य करें। इससे हमें इनर मोरल पीस, आंतरिक नैतिक शांति प्राप्त होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो ईमानदार व्यक्ति है ना, वो चैन की नींद सोता है क्योंकि उसने किसी का नुकसान नहीं किया, तो उसे वो गिल्ट परेशान नहीं करेगा। इसके बाद जो अगला बिंदु है वो नैतिक साहस का है। तो ऑब्वियस है, ये निश्चित है कि अगर सभी नागरिक अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार कार्य करेंगे, एक नागरिक के रूप में आप अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनकर किसी भी गरीब, असहाय या मजदूर पर कोई जुल्म हो रहा है, कोई अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को रोकेंगे, तो ऐसी दशा में आपका व्यक्तित्व दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा और हम धीरे धीरे इस समाज में नैतिक साहस जैसे गुणों का बेहतर रूप से विकास कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बात आप समझ पाए कि सभी के लिए अंतरात्मा की आवाज महत्वपूर्ण है। कुछ उदाहरणों से हम इस पूरी की पूरी संकल्पना को और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप एक सरकारी सेवक हैं, किसी विभाग में कार्य करते हैं और एक दिन आपको ये पता चलता है कि इस विभाग में कुछ वित्तीय अनियमितताएं या गड़बड़ियां हुई हैं और ये गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हैं। और फिर आपका जो मोरल कॉन्सेंस है, वॉइस ऑफ कॉन्सेंस है, अंतरात्मा की आवाज, वो ये कहती है कि आपको इस वित्तीय अनियमितता को अपने
मतलब वित्तीय अनियमितता को उजागर करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की वित्तीय अनियमितता लंबे समय से चली आ रही है। तो इस भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता को अगर हम उजागर करते हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक गुड में, लोकहित के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि इससे टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जैसे ही आप इस सूचना को उजागर करेंगे, इस भ्रष्टाचार में आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, इसके अलावा बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हैं। तो आप देखते हैं कि जैसे ही मैं इस भ्रष्टाचार को उजागर करूंगा, यानी अगर मैं ये निर्णय लेता हूं कि मैं एक विसल ब्लोअर बनूंगा, तो मेरी नौकरी तो संकट में आएगी, मेरा करियर संकट में आएगा, लेकिन फिर मेरी जान का भी खतरा हो सकता है। लेकिन इन सभी खतरों के बावजूद आपने अपने वॉइस ऑफ कॉन्सेंस, अंतरात्मा के आवाज को सुना और एक विसल ब्लोअर बने, विसल ब्लोअर अधिकारी बने। तो आप बताइए कि आपने ये जो संकट या जोखिम उठाया, अंततः क्या होगा? आप समाज के लिए एक रोल मॉडल बनेंगे। आपने जो कार्य किया, इससे दूसरों को भी नैतिक साहस और प्रेरणा मिलेगी। तो अंतरात्मा की आवाज हमें इसी प्रकार से सही कार्य करने के लिए निर्देशित करती है। मान लीजिए कि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और शहर में कोई हत्या हो गई है, और वो किसी बहुत ही महत्वपूर्ण, शहर के सबसे महत्वपूर्ण व्यवसायी की हत्या हो गई है। किसी व्यक्ति ने किसी व्यवसायी को गोली मार दी। अब लोगों का दबाव है ना, एक जनमत कहते हैं ना, जनमत आक्रोश है। लोग कह रहे हैं भाई अपराधी को जल्द से जल्द सजा मिले। राजनीतिक दबाव भी है आपके सुपीरियर ऑफिसर पे कि जो खूनी है उसको पकड़ा जाए जल्द से जल्द, क्योंकि लोगों का आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। इसी दौरान एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। आप गिरफ्तार करके ले आते हैं, आपको ऐसा संदेह है कि उसी व्यक्ति ने हत्या की है। लेकिन जांच पड़ताल के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको ये पता लगता है कि हत्या उस व्यक्ति ने नहीं की है, वो तो निर्दोष है। लेकिन आपके सीनियर ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति को तुमने गिरफ्तार किया उसका एनकाउंटर कर दो, फेक एनकाउंटर कर दो, और फिर हम सारी की सारी जिम्मेदारी उसी पर डाल देंगे कि हत्या उसी ने की है। और इस तरह से जन आक्रोश शांत हो जाएगा, मामला शांत हो जाएगा, और हमारे जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं वो भी हमसे नाराज नहीं होंगे। अब आपके ऊपर दबाव है फेक एनकाउंटर करने का। दूसरी तरफ आपकी मोरालिटी, आपकी नैतिकता आपको वो फेक एनकाउंटर करने से मना कर रही है। ऐसी दशा में आपका निर्णय क्या होगा? तो देखो, मैंने कहा कि फिर आपके सामने एक संकट है कि अगर आपने इस फेक एनकाउंटर को नो कहा तो आपके भविष्य में बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। लेकिन फिर भी आपने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, वॉइस ऑफ कॉन्सेंस सुना, और कहा कि मैं ये फेक एनकाउंटर नहीं करूँगा। इस चीज़ को सीधा सीधा आपने मना किया। तो देखिए, मैंने कहा कि कई बार ऐसी कठिन परिस्थितियों में हमें निर्णय लेने होते हैं, कठिन निर्णय लेने होते हैं। लेकिन ऐसे कठिन निर्णय जो नैतिक रूप से सही होते हैं, दीर्घकालिक रूप से अच्छा प्रभाव और परिणाम पैदा करते हैं। और हमारे समाज में आज भी यह समाज रहने योग्य है। तो स्वाभाविक सी बात है कि समाज में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। तो ये जो अच्छे लोग हैं, है ना, इन्होंने ही भविष्य की पीढ़ियों को मार्गदर्शन प्रदान करना है, और यही अच्छे लोग दूसरों के अंदर नैतिक साहस पैदा करते हैं। नहीं तो पूरा समाज भ्रष्टाचार की जड़ में आ जाएगा और हम इसको रोक नहीं पाएंगे। अब हम कुछ और बातों को देखते हैं। जैसे महात्मा गांधी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है कि मेरे लिए सबसे बड़ा शासक मेरी अंतरात्मा की आवाज है, और बाहरी कानून से बड़ा होता है अंतरात्मा का निर्देश। इसका मतलब क्या है? तो गांधी ने ये बात कही थी कि जब आपका जो मोरल लॉ है, नैतिक, जब आपका इनर मोरल लॉ है ना, आंतरिक नैतिक नियम या विधि, तो ये आंतरिक नैतिक नियम या विधि क्या होती है? यही हमारी अंतरात्मा की आवाज होती है, वॉइस ऑफ कॉन्सेंस होती है। तो गांधी ने कहा कि जब आपका इनर मोरल लॉ, जो कि गाइडेड होता है हमारे वॉइस ऑफ कॉन्सेंस से, अंतरात्मा की आवाज से, जब ये संघर्ष की स्थिति में आ जाए, किसके साथ? स्टेट लॉज के साथ, राज्य के नियम या कानून के साथ, तो मैं हमेशा किस चीज को प्राथमिकता दूंगा? तो मैं इनर मोरल लॉ को ही प्राथमिकता दूंगा, आंतरिक नैतिक नियम को ही प्राथमिकता दूंगा, और उसी के अनुसार मैं काम करूंगा। यानी गांधी ने यह स्पष्ट कर दिया कि अंतरात्मा, वॉइस ऑफ कॉन्सेंस,
के अनुसार हमें काम करना चाहिए, और अगर हम ऐसे काम करते हैं तो यह दिखलाता है स्टेट ऑफ मोरल ऑटोनॉमी, नैतिक स्वायत्तता की स्थिति को। तो इस तरह से काम करना, ठीक है, हमें हम सबको चाहिए, ठीक है। तो बाहरी कानून से बड़ा क्या है? अंतरात्मा का निर्देश, वॉइस ऑफ कॉन्सेंस। तो आप देख पा रहे हैं कि गांधी के नज़रों में वॉइस ऑफ कॉन्सेंस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये वॉइस ऑफ कॉन्सेंस सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, सरकारी अधिकारियों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही इमैनुअल कांट, जो कि रूल बेस्ड एथिक्स या ड्यूटी बेस्ड एथिक्स की बात करते हैं, कर्तव्य आधारित नैतिकता की बात करते हैं, तो इमैनुअल कांट ने क्या कहा कि कर्तव्य के अनुसार कार्य ही नैतिकता है। और ये कर्तव्य क्या है? जैसे अगर आप एक सिविल सर्वेंट हैं, सिविल सेवक हैं, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के बारे में, प्रशासनिक नीति शास्त्र के बारे में जानकारी है, आप अपने कोड ऑफ कंडक्ट को जानते हो, आप अपने रूल्स और ड्यूटीज को जानते हो। तो आपको जब भी कार्य करना चाहिए इन्हीं सब के अनुसार करना चाहिए। और कांट ने कहा कि इन सब को अगर आप जानते हो तो आपकी जो वॉइस ऑफ कॉन्शियंस जो है और आपकी जो मोरल ऑटोनॉमी है वो इसी बात के लिए प्रेरित करेगी कि आप अपने कर्तव्य पर आधारित नैतिक कार्य को संपादित करें। तो कांट के अनुसार भी अंतरात्मा से किया गया कार्य, इसका इशारा कहाँ है? ड्यूटी बेस्ड एथिक्स की तरफ, और यह हमारी मोरल ऑटोनॉमी और नैतिक स्वायत्तता को दिखलाता है। सुकरात का उदाहरण विश्व प्रसिद्ध है। हमें पता है सुकरात ने विष का प्याला पिया था। यानी सुकरात ने अंततः अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी, वॉइस ऑफ कॉन्सेंस को सुना, है ना, और अपने सिद्धांतों के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया और उन्होंने मृत्यु दंड को स्वीकार किया। तो सुकरात ने हमें एक मैसेज दिया, और वो मैसेज क्या है कि हमें अपने वॉइस ऑफ कॉन्सेंस के साथ जीना चाहे, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, चाहे हमारे जीवन में कितना भी बड़ा संकट हो, हमें क्या करना चाहिए? वॉइस ऑफ कॉन्सेंस के अनुसार ही जीना चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वो भगवत गीता का है। आपको पता है कि युद्ध भूमि में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने जा रहा था, और अर्जुन, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी थे, और अर्जुन बहुत ही दुविधा में थे क्योंकि जो विरोधी सेना थी उस विरोधी सेना में उनके रिलेटिव्स थे, उनके सगे संबंधी थे, उनके मित्र दोस्त थे, उनके गुरु थे। और अर्जुन इस बात को जानते थे कि जब युद्ध शुरू होगा तो मुझे हथियार उठाना पड़ेगा, है ना, अपने ही सगे संबंधियों और गुरु पे, यानी कि उनकी मुझे हत्या करनी पड़ेगी क्योंकि युद्ध में रक्तपात होना स्वाभाविक है। तो अर्जुन बहुत ही दुविधा की स्थिति में है। अर्जुन एक नैतिक द्वंद्व से गुजर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, मुझे यहीं पे हथियार डाल देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। एक बार उनके मन में ये भी भाव आता है कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। तब श्री कृष्ण उनको उपदेश देते हैं कि अर्जुन, तुम्हें अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। स्वधर्म के अनुसार कार्य करने का अर्थ यह है कि तुम अपने अंतरात्मा से पूछो कि नैतिक रूप से सही क्या है। नैतिकता के लिए तुम ये जो लड़ाई लड़ रहे हो, तुम ये जो युद्ध लड़ने जा रहे हो, यह युद्ध क्यों लड़ रहे हो? ये समाज में न्याय को स्थापित करने के लिए लड़ रहे हो, और नैतिक रूप से क्या ये जरूरी है? और अपने अंतरात्मा की आवाज के अनुसार काम करो, है ना। यहाँ पे उपदेश है श्री कृष्ण का, तो उपदेश तो है ही है, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि आपको स्वधर्म के अनुसार काम करना चाहिए। तो जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि आपको अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, यानी श्री कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि आपको अपने नैतिक अंतरात्मा की आवाज के अनुसार काम करना चाहिए। अब जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है, जो मैंने पहले भी बताया, कि जो हमारी अंतरात्मा की आवाज है, पहली चीज कि इसकी प्रकृति क्या है, तो यह सार्वभौमिक है, यानी सब में पाया जाता है। वॉइस ऑफ कॉन्सेंस की प्रकृति क्या है? सार्वभौमिक है, सब में पाया जाता है। लेकिन सब में पाया तो जाता है, लेकिन वॉइस ऑफ कॉन्सेंस जो है, अंतरात्मा की आवाज, इसकी मात्रा सब में एक जैसी नहीं होती है। इसकी मात्रा क्या होती है? अलग अलग होती है, विभिन्न होती है। किसी में वॉइस ऑफ कॉन्सेंस ज्यादा मजबूत होता है, अंतरात्मा की आवाज ज्यादा मजबूत होती है, वो लोग नैतिक रूप से अधिक साहसी होते हैं, कुछ लोग नैतिक रूप से कम साहसी होते हैं।
तो मात्रा अलग अलग है, तो ये एक सवाल उठता है कि क्या अंतरात्मा की आवाज को और भी ज्यादा मजबूत और प्रभावी बनाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, ऐसा किया जा सकता है। ऐसा कैसे किया जा सकता है? तो पहला तरीका है नैतिक शिक्षा के माध्यम से। हम सब जानते हैं कि एक तो अपने परिवार में ही हम बहुत सारे संस्कारों को और नैतिक मूल्यों को सीखते हैं। हम जिस धर्म का भी पालन कर रहे हैं, बचपन से ही हम उस परिवेश में रहते हैं, और हर धर्म में कुछ नैतिक शिक्षाएं होती हैं, उसको भी हम सीखते हैं। उससे भी हमारे अंतरात्मा की आवाज को एक दिशा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे स्कूल करिकुलम में, विद्यालय के सिलेबस में नैतिक शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण खंड है। वहाँ से भी हम बहुत सारी नैतिक शिक्षा, नैतिक नियमों को सीखते हैं, समझते हैं। अपने स्कूल के सिलेबस में आप अगर ध्यान से रिकॉल करेंगे तो आप पाएंगे कि हमने बहुत सारे महापुरुषों के बारे में पढ़ा, समाज सुधारकों के बारे में पढ़ा, तो उनके जीवन से हम नैतिक शिक्षा की प्रेरणा भी लेते हैं। बहुत सारी कहानियां भी हमने स्कूल डेज में पढ़ी है ना। तो उन कहानियों में भी, कहानियों के अंत में एक लाइन लिखा होता था कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। वो भी एक तरह से हम नैतिक शिक्षा को ही अध्ययन कर रहे हैं। आज देखिए, जब आप सिविल सर्विस एस्पायरेंट हैं, सिविल सेवा के अभ्यर्थी हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जीएस पेपर में पूरा का पूरा 250 अंकों का एक खंड है, जिसको नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि के नाम से आप जानते हैं। तो यहाँ भी आप एथिक्स ही पढ़ रहे हैं, और जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको एथिक्स पढ़ाई जाएगी। यानी कि इसका मतलब क्या है कि नैतिक शिक्षा या मूल्य आधारित शिक्षा अगर विद्यार्थियों को प्रदान की जाए, तो उनके अंदर ईमानदारी, करुणा और आत्मचिंतन जैसे गुणों का विकास होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कारक है, और हम ऐसा कह सकते हैं कि मोरल वैल्यूज, नैतिक नियमों को शिक्षा का हिस्सा बनाकर, प्रभावी ढंग से वो शिक्षा प्रदान करके हम वॉइस ऑफ कॉन्शियंस या अंतरात्मा की आवाज को मजबूत कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है? वो है आत्म जागरूकता, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस। बहुत बार हम अंतरात्मा की आवाज क्या है, कैसे ये काम करती है, कैसे ये हमारे न्याय निर्णय को बेहतर बना सकती है, यह हमें नहीं पता होता। लेकिन अगर हम सेल्फ अवेयरनेस को प्रमोट करें, कैसे सेल्फ अवेयरनेस कैसे होगा? देखो, अंतरात्मा की आवाज की प्रकृति क्या है कि ये आंतरिक होती है ना। तो इसको मजबूत बनाने के लिए अगर व्यक्ति ध्यान करे, चिंतन करे, तो इससे भी अंतरात्मा की आवाज को मजबूत बना सकता है। वो अवेयर हो जाएगा इस वैल्यू के बारे में, इस मोरल वैल्यू के बारे में, नैतिक मूल्य के बारे में। और आध्यात्मिक अभ्यास तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे बुद्धिज्म में भी मेडिटेशन की बात की गई है, और योग में भी मेडिटेशन है ना, ध्यान की बात की गई है। तो ध्यान और चिंतन से, आत्म विश्लेषण से हमारा वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, अंतरात्मा का आवाज मजबूत होने लगता है। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान की अवस्था में हमारी एकाग्रता बढ़ती है। जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हम अपने किए गए कार्यों को एग्जामिन करने लगते हैं, कि जांच परख करने लगते हैं कि हमने क्या नैतिक या क्या अनैतिक कार्य किया। तो अंततः हमें क्या होता है, धीरे धीरे हम ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं अपनी वॉइस ऑफ कॉन्शियंस को लेके, अंतरात्मा की आवाज को लेके, और धीरे धीरे ये अंतरात्मा की आवाज हमें अधिक नैतिक बना देती है। और आदर्श व्यक्तित्व, जो भी हमारे आदर्श हैं, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, या इतिहास में जो आदर्श हुए, समाज में जो लोग आदर्श हुए, वर्तमान समय में जो आदर्श व्यक्ति हैं, आपके माता पिता भी आपके लिए आदर्श व्यक्ति हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों से जब आप प्रेरणा लेते हैं तो धीरे धीरे आप अपने व्यक्तित्व में अंतरात्मा की आवाज जैसे गुणों को मजबूत ही बना रहे होते हैं। जब आप नैतिक साहित्य पढ़ते हैं, जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं, फिल्म्स देखते हैं, तो भी आप अंतरात्मा की आवाज को समझने लगते हैं। जैसे मैकबेथ जब आप पढ़ते हैं तो फिर आपको समझ में आता है कि किसी क्राइम या किसी अपराध का अपराध बोध या गिल्ट क्या होता है ना। इसके अलावा भी तमाम ऐसे साहित्य हैं जिनको पढ़ के भी हम जो वॉइस ऑफ कॉन्शियंस है, अंतरात्मा की आवाज, इसको और मजबूत बना सकते हैं। गांधी का कोट मैं आपके सामने बता चुका हूं कि अगर एक तरफ वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, अंतरात्मा की आवाज हो, दूसरी तरफ स्टेट लॉ हो, राज्य के नियम हो, तो मैं प्राथमिकता किसको दूंगा? अंतरात्मा की आवाज को। वैसे ही गांधी ये भी कहते हैं कि एक तरफ
वॉइस ऑफ कॉन्सेंस हो और दूसरी तरफ बहुमत का कानून हो, बहुमत का कानून, ठीक है, बहुमत का कानून, तो ऐसी दशा में भी मैं किसको प्राथमिकता दूंगा? वॉइस ऑफ कॉन्सेंस को दूंगा, यानी वॉइस ऑफ कॉन्सेंस महत्वपूर्ण है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी कहते हैं कि कठिन समय में खड़ा होना ही असली मापदंड है। तो कठिन समय में खड़े रहने की प्रेरणा हमें कैसे मिलेगी, हिम्मत कैसे मिलेगी, नैतिक साहस कैसे मिलेगा? तो ये भी हमें अंतरात्मा की आवाज़ से ही मिलेगा। तो अंततः हम कह सकते हैं कि जब हम वॉइस ऑफ कॉन्सेंस या अंतरात्मा की आवाज़ की बात करते हैं तो यह हमारे नैतिक जीवन का मूल है, एसेंस है। यह हमें हमेशा याद दिलाता है कि क्या सही है, क्या गलत है ना? अगर हम सिविल सर्वेंट हैं, सिविल सेवक हैं, तो ऐसी दशा में हमें निर्णय कैसे लेना है, भ्रष्टाचार से कैसे बचना है, समाज का हम बेहतर मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं, समाज में बेहतर व्यवस्था कैसे स्थापित कर सकते हैं, इन सब जगहों पे अंतरात्मा की आवाज़, वॉइस ऑफ कॉन्सेंस, इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है। अच्छा, हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि वह अपने मूल स्वभाव को बनाए रखे, अपने नियमों सिद्धांतों, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे कुछ मूल्य और सिद्धांत होते हैं, तो हम इन मूल्य या सिद्धांतों पर मजबूती से टिके रहें, अडिग रहें। तो यह कैसे हो पाएगा? बी हु यू आर, ये आत्म प्रामाणिकता की स्थिति कैसे आ पाएगी? जब हम अपने वॉइस ऑफ कॉन्सेंस, अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार कार्य करेंगे। मन की शांति, है ना, कैसे स्थापित हो पाएगी? जब हम अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार कार्य करेंगे। ये समाज, मैंने पहले ही बताया कि नागरिकों का चरित्र, समाज का चरित्र और राष्ट्र का चरित्र बेहतर कैसे बन पाएगा? नागरिक जिम्मेदार नागरिक कैसे बन पाएंगे? जब वो अपनी अंतरात्मा के आवाज़ के अनुसार कार्य करें। तो एक बात बड़ा ही सिंपल है कि जब पूरी दुनिया शोर कर रही है, आपके सामने लोगों की एक भीड़ हो जो कुछ और कह रही है, तो आपको भीड़, आपने सुना होगा ना कि भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, भीड़ से अलग जो व्यक्ति अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है और राह चुनता है, दीर्घ काल में, लंबे समय में वो उसके सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। और सफल होने का मापदंड सिर्फ आर्थिक प्रगति नहीं है। सफल होने का एक सबसे बड़ा पैमाना यह होता है कि आप जिस समाज में रह रहे हैं, उस समाज के लिए आपने क्या किया, उस समाज में आपने कितना कंट्रीब्यूट किया। हम आज भी प्रेमचंद को एक उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में जानते हैं, इतने महान व्यक्तित्व, लेकिन उनका पूरा जीवन गरीबी में बीत गया। लेकिन आप याद करो कि उस दौर में अगर कोई बहुत बड़ा धन्ना सेठ होगा, उसका नाम लोगों को नहीं पता है, लेकिन प्रेमचंद का नाम पता है। तो क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने समाज को कुछ कंट्रीब्यूट किया। तो सफलता का पैमाना क्या होना चाहिए? क्या सफलता का पैमाना सिर्फ आर्थिक प्रगति होनी चाहिए? नहीं। तो ये बात की समझ भी हमें कहाँ से मिलती है? वॉइस ऑफ कॉन्सेंस से मिलती है, अंतरात्मा की आवाज़ से मिलती है। अगर आपकी अंतरात्मा की आवाज़, वॉइस ऑफ कॉन्सेंस, वीकर है या उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा निम्न है, तो आपके लिए यही लगेगा कि सफलता का पैमाना सिर्फ और सिर्फ क्या है? पैसा, रुपया और आर्थिक संपन्नता। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे वॉइस ऑफ कॉन्सेंस या अंतरात्मा की आवाज़ हमें गाइड करती है, हमें दिशा निर्देशित करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस कॉन्सेप्ट को, इस संकल्पना को ठीक ढंग से समझ पाए होंगे। और जब हम इन डिटेल्स एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड की क्लासेस और उनके लेक्चर्स को पढ़ेंगे, तो आप इस संकल्पना को बेहतर ढंग से वहाँ अप्लाई कर पाएंगे, उसका उपयोग कर पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।